नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज सूबा बोलेगा में हम बात करेंगे खुले स्कूल, तैयारी फुल, सवाल बड़ा है। तो भारत में जारी अनलॉक 5 के साथ ही भारत के कई राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आज से स्कूल खोलने का फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि कोविड-19 संक्रमण के कारण स्कूल 13 मार्च से बंद चल रहे थे। फिलहाल इस बीच आपको सीधे लखनऊ लेके चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी परंपरागत उत्पाद से जुड़े हुए हस्तशिल्पी, कारीगर और अन्य सभी उपस्थित भाइयों बहनों, अपनी तरह का कोविड-19 के इस महामारी के दौर में एक वर्चुअल फेयर का शुभारंभ हो रहा है। मैं इसके लिए एमएसएमई विभाग को विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए आप सभी जो बायर्स और सेलर्स आज के इस फेयर के साथ जुड़ रहे हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको शारदीय नवरात्रि की अपनी बधाई भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि फिक्की के साथ मिलकर के आज से लेकर के 23 अक्टूबर तक ये वर्चुअल फेयर आयोजित किया गया है। तो फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन इस बीच खबर भी आपको बता दें भारत में जारी अनलॉक 5 के साथ ही भारत के कई राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आज से स्कूल खोलने का फैसला लिया है। आपको बता दें कोविड-19 संक्रमण के कारण स्कूल 13 मार्च से बंद चल रहे थे, जिसके बाद से लगातार बच्चों की पढ़ाई पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। वहीं इस निर्देश के बाद से उत्तर प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं। और बता दें कि स्कूल 2 पालियों में चलाए जा रहे हैं। सुबह 8:50 से दोपहर 11:50 तक कक्षा 9 और 10 और 12:20 से 3:20 तक कक्षा 11 और 12 की कक्षाएं चलाई जा रही हैं। वहीं स्कूल खोलते समय कोविड-19 के प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है। स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। वहीं क्लास अटेंड करने के लिए छात्रों को पेरेंट्स की लिखित इजाजत साथ लानी होगी। प्रदेश सरकार ने एहतियात बरतते हुए स्कूल खोलने के न सिर्फ एसओपी जारी की है, बल्कि 3 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों को निरीक्षण के लिए भी भेजा गया। आपको तस्वीरें भी इस बीच हम आप दिखा रहे हैं। श्रावस्ती, गोंडा, अमरोहा, गाजियाबाद की ये 4 तस्वीरें। स्कूल से कोरोना का ताला फिलहाल हट गया है और बड़े तादाद में जो बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ने भी पहुंचे हैं, लेकिन इस बीच खासा ध्यान खासकर सोशल डिस्टेंसिंग का देखिए रखा जा रहा है। बच्चों को का जो टेम्परेचर है उसको भी चेक किया जा रहा है, उनके हाथों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। गोंडा की तस्वीरें देखिए कैसे बच्चे जब स्कूल पहुंच रहे हैं तो उनके हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। अमरोहा में भी इसी तरह की तस्वीरें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो बच्चे हैं वो कक्षा में बैठे हुए हैं। गाजियाबाद में भी आप देखिए तमाम अधिकारियों को जो है स्कूल भेजा गया है निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना काल भी है। और दूसरी तरफ अब ऑफलाइन परीक्षा, हम ऑनलाइन परीक्षाएं देख रहे थे, अब ऑफलाइन परीक्षाएं माफ कीजिएगा जो क्लासेज हैं वो शुरू हो गई हैं। तो करीब 7 महीने बाद यूपी में सोमवार से स्कूल फिर से खुल गए। फिलहाल स्कूलों में 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस लगाई जाएंगी और स्कूलों में कोरोना से बचने के लिए प्रोटोकॉल भी तय कर दिए गए हैं। स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। क्लास अटेंड करने के लिए छात्रों को पेरेंट्स की लिखित इजाज़त साथ लेनी होगी, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र भी किया।
और कई बड़ी चुनौतियां हैं जिसका सामना भी करना होगा। आप देखिए सैनिटाइज टनल बनाई गई है स्कूलों में, बड़ी तादाद में बच्चे जो 9वीं और 12वीं के छात्र हैं वो स्कूल पहुंचे जो है क्लास अटेंड करने के लिए, लेकिन इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। कई पेरेंट्स का ऐसा भी कहना है कि इस कोरोना काल में स्कूल नहीं खोलना चाहिए था, ऑनलाइन ही पढ़ाई बेहतर थी, लेकिन इस बीच सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं सुबह बोलेगा में, आप कॉल करिए, अपनी बात रखिए, आप क्या सोचते हैं इस फैसले को लेकर, इसके बारे में हमें बताइए सुबह बोलेगा में कॉल करके। फिलहाल हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। सीमा त्यागी इस वक्त अध्यक्ष पेरेंट्स एसोसिएशन गाजियाबाद हमारे साथ जुड़ रही है। सीमा त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नंदिनी पाठक भी हमारे साथ जुड़ रही है, सामाजिक कार्यकर्ता है। पीके श्रीवास्तव पेरेंट एसोसिएशन से जुड़े हुए वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनीष शर्मा संयोजक अभिभावक विचार मंच कानपुर, आप सबों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीधे सीमा त्यागी जी के पास चलते। सीमा त्यागी जी, सरकार ने फैसला ले लिया है 9 से जो 12 के छात्र हैं स्कूल जो है उनके लिए खोले गए हैं। आज से स्कूलों में रौनक भी नजर आई है, लेकिन क्या कहेंगे सबसे पहले इस फैसले को लेकर आप? देखिए, सरकार ने फैसला तो ले लिया है कि स्कूलों को खोल दिया जाए, लेकिन जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्कूल को खोलने में आ रही हैं, क्या उसके लिए जो सरकार ने एसओपी जारी कर दी कि हम सैनिटाइजिंग का ध्यान रख रहे हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं, हम जो है बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग करा रहे हैं। एक छोटी सी चीज ये बताइए मुझे कि अगर स्कूल में 50% बच्चे आप बुला रहे हैं, बिल्कुल बेसिक जो जरूरत है बच्चों की, वॉशरूम का इस्तेमाल, तो वॉशरूम के इस्तेमाल के लिए क्या एक बच्चा वॉशरूम जाएगा तो उसके बाद स्कूलों में व्यवस्था है कि तुरंत इतने सफाई करनी हो कि उसको तुरंत साफ कर देंगे, तब दूसरा बच्चा उसमें जाएगा। तीसरी बात, आपने भी कहा कि स्कूल सैनिटाइजर टनल लगा रहे हैं और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि सैनिटाइजर टनल का जो सैनिटाइजर है वो स्किन डिजीज भी कर सकता है। तो मुझे ये लगता है कि ये स्कूल खोलने का डिसीजन जो सरकार ने लिया है उससे बच्चों की तो कोई भलाई होने वाली नहीं है। जब हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, कोरोना की अभी दवाई नहीं है, ये पता नहीं कि कब तक कोरोना रहेगा, तो क्यों नहीं इस सेशन को ऑनलाइन एजुकेशन से ही कवर कर देते। खुदा न खास्ता, भगवान न करे ऐसा हो कि किसी स्कूल में एक बच्चे को कोरोना अगर हो गया तो आप किस किस को क्वारंटीन करेंगे। उस स्कूल उस क्लास में एक टीचर तो आएगी नहीं, जो टीचर उस क्लास में आएगी वो सारी ही क्लासों में जाएंगी, तो सारे टीचर्स को आप क्वारंटीन करेंगे, पूरे ऑफिस स्टाफ को करेंगे, और स्कूल में उस दिन जितने बच्चे प्रेजेंट होंगे सबको क्वारंटीन करेंगे, सबका कोरोना टेस्ट करेंगे। 14 साल का बच्चा 9th का छोटा होता है, उसकी नाक में और मुंह में निडल डाल के पैनिक स्थिति से उसका कोरोना टेस्ट करेंगे और उसके बाद उसे पेरेंट्स से अलग 14 दिन के लिए क्वारंटीन छोड़ देंगे, तो क्या वो बच्चा डिप्रेशन में नहीं आएगा? तो अगर ये सेशन जब अक्टूबर आ गया है, अगर ये सेशन ऑनलाइन क्लास के जरिए ही कंप्लीट हो जाता, एक नॉर्मल, क्योंकि अब नॉर्मल स्थिति है ये महामारी जो है वो एक नॉर्मल स्थिति नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों स्कूल वाले इसको नॉर्मल लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल ये एबनॉर्मल स्थिति है, तो जब एबनॉर्मल स्थिति होती है तो स्टेप भी थोड़े से एबनॉर्मल उठाए जाते हैं। मत कराइए प्रैक्टिकल, मत कराइए क्लास, मत कराइए ऑफलाइन स्कूल में बैठा के एग्जाम, आप ऑनलाइन ही पढ़ा दीजिए इस साल। और इस साल बच्चों का पासिंग क्राइटेरिया एग्जाम, प्रैक्टिकल और मार्किंग मत रखिए। आप इस साल बच्चों को ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर देते, क्योंकि इस सब से इतनी, ठीक है आपने पेपर्स में लिख दिया, बहुत सारी चीजें लिख दी, प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ फाइलों में बहुत ज्यादा विकास होता है लेकिन एक्चुअल में विकास कहीं नहीं दिखाई देता। मैं एक लाइन इसकी आपको पढ़ के बताती हूँ। इसमें लिखा है कि अगर किसी भी विद्यार्थी या शिक्षक या अन्य कार्मिक को खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए घर वापस भेज दिया जाए। अब ये लाइन लिखने में बहुत अच्छी लग रही है, प्रैक्टिकली आप सोचिए, खांसी, जुकाम, बुखार में कौन सा प्राथमिक उपचार दिया जाता है? कौन सा ऐसा प्राथमिक उपचार है जो स्कूल में दिया जाएगा खांसी, जुकाम, बुखार में? और किसी भी स्कूल में क्या डॉक्टर हैं? डॉक्टर किसी स्कूल में नहीं है। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें अपना एक नर्सिंग स्टाफ है, और जो सरकारी स्कूल है उनमें तो बेचारों में टीचर्स ही पूरे नहीं है,
सफाई वाला ही नहीं है, वहां तो कोई स्कूल में झाड़ू लगाने वाला ही नहीं है, स्कूल की झाड़ू बच्चे तक लगाते हैं, तो वहां आप कौन है जो प्राथमिक उपचार देगा उनको? बड़ी और बड़ी आप- बड़ी बात सीमा त्यागी जी आपने कही। अब प्राथमिक विद्यालयों के हालात भी हमने देखे हुए हैं, अब स्कूलों के वो भी तस्वीर अब लगातार हम दिखाते रहे। इस बीच कई सारे अहम मुद्दों पे सीमा त्यागी जी ने भी साफ तौर पर रोशनी डालने की कोशिश की। हमारे साथ नंदिनी पाठक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई। नंदिनी पाठक जी, सीमा त्यागी जी को आपने सुना, इस बीच स्कूल खोलने का भी फैसला ले लिया गया है और कई पेरेंट्स साफ तौर पे इससे खुश भी नहीं हैं। वो चाहते हैं कि ऑनलाइन जो व्यवस्था थी उसको ही बेहतर किया जाता, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है। आपका क्या कहना है, ऑनलाइन ही बेहतर करने की जरूरत थी या ऑफलाइन अगर शुरू हुई चीजें तो उसको किस तरह से देखती हैं आप? जी देखिए, तमाम तरह के प्रोटोकॉल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। थर्मल स्क्रीनिंग की बात हो रही है, सैनिटाइजेशन की बात हो रही है, फिर स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है कि वो मास्क लगा के जाएं। लेकिन क्या स्टूडेंट्स जो हैं इतने मैच्योर हैं कि वो 3 घंटे 4 घंटे वहाँ पर जाकर वो बैठेंगे और वो मास्क लगाएंगे? मास्क लगाने से भी कई सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें आगे चलकर कोरोना की जब तक वैक्सीनेशन नहीं बनती है तो इसके साथ हमें जीना सीखना होगा। और ये स्कूल्स के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज स्कूल्स के सामने ज़्यादा है क्योंकि उन्हें फिर प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी होंगी, उन्हें स्पेशल मेडिकल रूम्स प्रोवाइड करने होंगे, उनको इनफैक्ट इसके लिए स्पेशल बजट भी एलोकेट करना होगा, क्योंकि आप देखिए मैन पावर की ज़रूरत होगी। बाथरूम्स को अगर बाथरूम्स की सफाई हो रही है या पूरे स्कूल का जो सैनिटाइजेशन हो रहा है तो उसके लिए स्पेशल बजट्स को एलोकेट करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ ये तो हो गई देखिए प्राइवेट स्कूलों की बात। सरकारी स्कूलों का क्या सरकारी स्कूलों में ये सारी जो फैसिलिटीज हैं उनको इजीली प्रोवाइड कराया जा सकता है? मैं मानती हूँ कि कई सारे ऐसे जिम्मेदार लोग हैं जो पूरी तरह से समस्या का समाधान निकालने में लगे हुए हैं, लेकिन जैसे सीमा जी ने कहा कि इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। तो एक सजेशन ये भी हो सकता है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है इसको और ज़्यादा बेटर किया जाए और शिक्षक भी खुद को इवॉल्व करें, जो ऑनलाइन एजुकेशन जिस प्रकार से आ रहा है और उसको और ज़्यादा बेहतर बनाए। तो साफ तौर पर नंदिनी पाठक जी ने जो बात कही, ऑनलाइन चीज़ों को बेहतर करने की साफ तौर पर ज़रूरत है। फिलहाल एक बड़ा फैसला लिया गया, उस बड़े फैसले को लेकर हम आपकी राय भी जानना चाहते हैं, जिसको लेकर नंदिनी पाठक जी ने अपनी राय रखी है, सीमा त्यागी जी ने अपनी राय रखी है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्कूल खुल गए हैं, तैयारियां फुल हैं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है क्योंकि सरकार ने गाइडलाइन बना दी है, लेकिन क्या स्कूल उस गाइडलाइन को मानेंगे? गाइडलाइनें तो बहुत सारी बनती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे हमने देखा है कि कितना गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है, यह आप बखूबी जानते हैं। प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल के तो हालात आप जानते हैं, बस से बदतर हैं। क्या स्थिति है वो भी हम आपको दिखाते रहते हैं। हमारे साथ आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्यों करते हैं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? सारे पेरेंट्स से भी पूछने का प्रयास किया। पेरेंट्स का लगभग 90% यही जवाब है कि जैसी स्थिति चल रही है और पेरेंट्स और बच्चों की सुविधा के लिए और जो सुविधा लेने वाले लोग हैं वो जब स्वयं मना कर रहे हैं तो सुविधा, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, जबरदस्ती क्यों दी जा रही, वो भी सहमति पत्र भरवा करके। ऐसी जल्दबाजी क्यों की जा रही, ये नहीं समझ में आ रहा। हमको सुविधा चाहिए, हमको पढ़ाना है बच्चे को और बच्चे को पढ़ना है। और दोनों लोग इस बात को कह रहे हैं संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए, क्योंकि विदेश में लगातार ये देखा जा रहा है कि बैक मारा है और शुरू से डॉक्टर्स, WHO इस बात के लिए वार्न कर रहे हैं कि बच्चों और बड़ों को बचाने की जरूरत है। जिंदगी की जद्दोजहद में अभिभावक बाहर निकल रहे हैं, पेरेंट्स बाहर निकल रहे हैं। गाइडलाइंस की अगर बात करूं तो गाइडलाइंस तो फैक्ट्रियों में भी दी गई थी। आप किसी भी फैक्ट्री में सर्वे करा लीजिए, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, पता कर लीजिए शुरुआत के 3 दिन के क्या हाल थे और उसके बाद आज के क्या हाल है। ऐसी स्थिति स्कूलों में होगी। पेरेंट्स से जबरदस्ती सहमति लिखा लीजिए। जिम्मेदार कोई बनने को तैयार नहीं है, ना स्कूल बनने को तैयार है, ना सरकार बनने को तैयार है। स्कूल खुलने कितने दिन है? जैसे कि अक्टूबर भी ये मानकर चलिए निकल गया है, क्योंकि अभी आगे दशहरा और दिवाली है, उसमें फिर बच्चे होंगे घर में। और उसके बाद जो स्कूल खुलेगा भी तो कितने दिन खुलना है? ऐसी जल्दबाजी और ऐसा दबाव क्यों? क्योंकि कहा तो जा रहा है सहमति पत्र, मगर सहमति पत्र किस रूप में और कैसे ले रहे हैं स्कूल वाले, इसको भी जानने की जरूरत है सरकार को। और जानना चाहिए और टीम को भी पता करना चाहिए कि पेरेंट्स पर दबाव तो नहीं बनाया जा रहा सहमति पत्र देने के लिए। और जबकि ऐसा है, मामला संज्ञान में कहीं ना कहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार के जो शासना आदेश है इन निजी स्कूलों ने तो उनको तो धता बताने का काम कर लिया है। हर मौके पर सरकार को चैलेंज करने का काम कर रहे हैं निजी स्कूल। सही बात आपने कही कि हर मौके पर ये निजी स्कूल जो है सरकार के जो गाइडलाइंस होती है उसको बखूबी आप जानते हैं। तमाम गाइडलाइंस जमीनी स्तर पर किस तरह से उनको दता बताया जाता है, ये कोई नई बात नहीं। मनीष जी बता रहे हैं और ये खबरों में लगातार हम आपको दिखाते हुए रहते हैं। पीके श्रीवास्तव जी, क्या ये फैसला बहुत जल्दबाजी में ले लिया गया? बिल्कुल आरिश जी, ये देश प्रदेश का दुर्भाग्य है कि कोरोना महामारी पूरे विश्व में और प्रदेश में अभी भी निरंतर जारी है। लेकिन शिक्षा माफियाओं ने, शिक्षा प्रबंधकों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए इनको 12 महीने की फीस अभिभावकों से वसूलनी है, इस इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए और सरकार पर दबाव बना करके इन शिक्षा माफियाओं से, शिक्षा प्रबंधकों से प्रदेश सरकार डरती थी, डरती है और डरती रहेगी। जो सरकार, जो स्कूल वाले जैसा शासन आदेश चाहते हैं वैसा आदेश होता है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देते हैं। तो ये जो कोरोना महामारी आई है, स्कूल खोले गए हैं, बहुत ही दुखद है। और WHO की, जैसे हमारे मनीष जी ने जानकारी दी है कि अभी भी छोटे बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए ये अभी घातक है। तो ये जो खोलना भी निंदनीय है, घातक है हमारे बच्चों के लिए। और केवल स्कूल वालों ने अपने हित के लिए और अभिभावकों से लिख के लिया जा रहा है
आशीष जी कि आपके बच्चा स्कूल भेज रहे हैं, आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, सरकार ना जिम्मेदार होगी, ना स्कूल प्रबंधक जिम्मेदार होगा। इस तरीके की तानाशाही मनमानी करके स्कूल खोले जा रहे हैं। स्कूल खोलने का केवल मकसद एक ही है कि वो 12 महीने की फीस फुल वसूलना चाहते हैं। सरकार ने ऑर्डर कर दिया आशीष जी, लेकिन ये आदेश नहीं किया कि 3 महीने की फीस क्या होनी चाहिए, ऑनलाइन की फीस क्या होनी चाहिए। ये सरकार ने आदेश नहीं किया, ये आदेश कर दिया स्कूल खुल जाएंगे, गाइडलाइन जारी कर दी, लेकिन फीस क्या होनी चाहिए ये प्रदेश सरकार ने नहीं। ठीक है, मैं पीके श्रीवास्तव जी आपको रोकना चाहता हूं। इस बीच एक बड़ी खबर हम दर्शकों को लखनऊ से बता दें। खबर लखनऊ से हमें मिल रही है, आपको बता दें, आत्मदाह करने वाला युवक बुरी तरह झुलसा है। खबर इस वक्त, व्यक्ति का नाम सुरेश चक्रवर्ती है, हुसैनगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है ये निवासी। पुलिस कमिश्नर सुधीर पांडे सिविल हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। विधानसभा के सामने आदमी ने आत्मदाह की कोशिश की है। बड़ी खबर लखनऊ से, ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह का प्रयास किया है। मकान मालिक से विवाद होने के बाद विधानसभा ये शख्स पहुंचता है, आत्मदाह की कोशिश करता है। मौके पर मौजूद पुलिस सिविल अस्पताल लेकर पहुंची है। आत्मदाह करने वाला युवक बुरी तरह से झुलस गया है। व्यक्ति का नाम सुरेश चक्रवर्ती है, हुसैनगंज थाना क्षेत्र का ये निवासी बताया जा रहा है। एक बार फिर से देखने को मिला, लगातार इस तरह की खबरें आती हैं जो विधानसभा के सामने लोग आत्मदाह की कोशिश करते हैं। एक खबर और लखनऊ से बता रहे हैं, विधानसभा के सामने एक शख्स पहुंचता है, ज्वलनशील पदार्थ अपने ऊपर डाल लेता है और आत्मदाह की कोशिश की है। हुसैनगंज का ये शख्स रहने वाला है, फिलहाल बुरी तरह से जो है झुलस गया है। मौके पर पुलिस मौजूद थी, सिविल अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। और वजह जो सामने निकल कर आ रही है वो मकान को लेकर विवाद था, जिसकी वजह से ये शख्स विधानसभा के सामने ज्वलनशील पदार्थ डालकर अपने आप को आग के हवाले कर ले। राजधानी लखनऊ से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मकान मालिक से हुए विवाद के बाद आत्मदाह की कोशिश की है। खबर लखनऊ से इस वक्त। लखनऊ से खबर। विधानसभा के सामने आदमी ने, ये तस्वीरें हमने ब्लर की हैं, हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। एक शख्स आप देखिए कितना बुरी तरह से झुलस गया है। और विधानसभा अब ऐसा लग रहा है कि यूपी का नया सुसाइड पॉइंट बनता जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहता है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी वहां पर मौजूद रहती है। उसके बावजूद आप देखिए कैसे लोग आते हैं और वहां पर अपने आप को आग के हवाले कर लेते हैं, आत्मदाह करने की कोशिश करते हैं। किसी के ज़मीन पर कब्जा हो जाता है, सुनवाई नहीं होती, न्याय लेने के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, न्याय नहीं मिलता है। और आखिरी रास्ता जो दिखाई देता है वो आत्मदाह का दिखाई देता है, और वो विधानसभा के सामने। आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले विधानसभा के सामने एक महिला ने अपने आप को आग के हवाले कर लिया था। और एक बार फिर से हुसैनगंज का यह शख्स है जिसने अपने आप को आग के हवाले कर लिया। मकान का विवाद था, चक्कर काटते काटते परेशान हो गए, कहीं से इंसाफ नहीं मिला, तो आखिरकार अपने आप को आग के हवाले कर दी। तो ये विधानसभा, ऐसा लग रहा है विधानसभा के बाहर अब सुसाइड पॉइंट बनता जा रहा है। लगातार सूबे की तमाम जगहों से लोग पहुंचते हैं और उनकी एक ही समस्या होती है, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। तमाम थाना हो, चौकी हो, वो जाते हैं, उन्हें भगा दिया जाता है वहां से, और मजबूर होकर वो विधानसभा के सामने आकर अपने आप
को आग के हवाले करते हैं और एक मैसेज देने की भी कोशिश करते हैं कि ये मजबूरी में मैंने ये कदम उठाया क्योंकि ये सिस्टम मेरी सुनने को तैयार नहीं है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको के न्यूज दिखा रहा है, विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हैं। बहुत बुरी तरह से ये शख्स जो है वो जल गया है। मोहम्मद सफ़ी हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। मोहम्मद सफ़ी, तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक शख्स ने विधानसभा के सामने जो है आग के हवाले खुद को कर लिया। क्या जानकारी है फिलहाल इस खबर को लेकर आपके पास? मोहम्मद सफ़ी बताएं। जी आरिश, मैं बता दूं कि लगातार जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आत्मदाह की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। आज की बात करूं तो ये शख्स हुसैनगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जो कि एक मकान मालिक से विवाद को लेकर आत्मदाह के लिए आया था और जो कि रोज पुलिस जो आला अधिकारी है नए नए उपकरण और नई नई व्यवस्थाएं करते हैं आत्मदाह रोकने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये चूक पुलिस से जरूर हो जाती है कि इतनी बड़ी एक घटना जो है वो विधानसभा के सामने हो जाती है, जहाँ वीवीआईपी क्षेत्र है, जहाँ पर इतने पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं, सारे उपकरण मौजूद रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आत्मदाह की कोशिश जो की जाती है वो कामयाब हो जाती है। यही बात, ये आखिर पुलिस वाले क्या कर रहे थे? एक आदेश होता है कि विधानसभा के सामने फायर ब्रिगेड की गाड़ी, पुलिस की कई यूनिटें खड़ी रहेंगी, उसके बावजूद भी लोग पहुंचते हैं, बहुत ही आसानी से ज्वलनशील पदार्थ डालते हैं, अपने आप को आग के हवाले कर लेते हैं, और जब व्यक्ति जल जाता है जैसा कि ये बुरी तरह से झुलस गया, उसके बाद पुलिस वहां पहुंचती। कहाँ थे पुलिस वाले? आरिश, मैं बता दूं कि आज सुबह भी एक बाराबंकी से पीड़ित परिवार आया था, पूरे परिवार समेत आत्मदाह की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको किसी तरीके से रोका गया। लेकिन उसी आज ही शाम को एक शख्स जो आता है अपने ऊपर ज्वलनशील झलककर आग लगा लेता है और पुलिसकर्मी जो है मूक दर्शन पर देखते रहते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जहां आज सुबह की बात करें, आज सुबह खुद आला अधिकारी आकर वहां पर सबको ब्रीफ करते हैं, सबको समझाते हैं किस तरीके से रोकना है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या परेशानी थी इस युवक को? हुसैनगंज का रहने वाला था, जो विवाद पता लग रहा है वो मकान से जुड़ा विवाद था। क्या विवाद था और क्या दिक्कत थी जिसकी वजह से जो है इस शख्स ने आत्महत्या की कोशिश की? ये मकान मालिक से विवाद था, किराएदार था, ये वहां पर रहता था, काफी दिनों से खाली कराने को लेकर लगातार विवाद हो रहा था और लगातार ये शख्स थानों के चक्कर लगा रहा था और इसकी कहीं से सुनवाई नहीं हो रही थी। तो आज इसने इतना बड़ा कदम उठाया है कि विधानसभा के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की और कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से झुलस चुका है और पुलिसकर्मी जो कि वहां पर रोकने के लिए मौजूद रहते वो मूक दर्शक बने देखते रहे। मोहम्मद सफ़ी, हालत कैसी है? कहाँ पे एडमिट किया गया है, इलाज किया जा रहा है? अभी फिलहाल इसको सिविल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और वहां पर इसका इलाज चल रहा है। हालत अभी गंभीर बताई जा रही है और अगर आला अधिकारी की बात करें तो पुलिस कमिश्नर, लखनऊ पुलिस कमिश्नर खुद वहां पर मौजूद थे, लेकिन जब वहां पर मीडिया कर्मी ने बात करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं वो सवालों से बचते नजर आए। तो कहीं ना कहीं वो सवालों से बचते नजर आए। फिलहाल मोहम्मद सफ़ी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हुसैनगंज के रहने वाला शख्स है, मकान में किराएदार ये था, खाली कराने को लेकर विवाद होता है और उसके बाद ये शख्स विधानसभा के सामने पहुंचता है और ख़ुद को आग लगा लेता है। इससे पहले भी बाराबंकी का एक परिवार थोड़ी देर पहले, जैसा कि सफ़ी बता रहे थे, एक परिवार पहुंचा था, वो भी आत्मदाह की कोशिश कर रहा था, उसे भी इंसाफ नहीं मिल रहा था। कुछ दिन पहले आपको याद होगा एक महिला ने अपने आप को आग लगा ली थी। तो ये तस्वीरें बहुत आम हो चली हैं विधानसभा के बाहर और ऐसा लग रहा है कि विधानसभा के बाहर अब ये सुसाइड पॉइंट बनता जा रहा है और पुलिस प्रशासन आप देखिए कितना मुस्तैद है, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। और इस बीच लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, एक और खबर इस वक्त लखनऊ से, और खबर है पीजीआई पुलिस ने इंदिरा नगर से गिरफ्तार किया जालसाज लेखराज बिल्डर का सह आरोपी शेर बहादुर सिंह। जालसाजी फ्रॉड केस में लखनऊ से बड़ा बिल्डर अरेस्ट किया गया। ब्लैक मनी को व्हाइट करने का भी ये काम करता था बिल्डर। थाना पीजीआई पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पीजीआई प्रभारी निरीक्षण को बड़ी कामयाबी मिली है। लेखराज बिल्डर का जालसाज गिरफ्तार हुआ। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो
तो चलिए अब हम अपने कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। स्कूल खुल गए हैं, लेकिन क्या ये स्कूल गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, तमाम डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि अब दूसरा एक जिसे कह सकते हैं लहर आने वाली है। उसके मद्देनजर देखा जाए तो सरकार का ये फैसले को देखते हैं हम तो कितना खतरनाक हो सकता है। जैसा कि सीमा त्यागी जी ने कहा कि अगर मान लीजिए भगवान ना करे किसी बच्चे को कोरोना होता है, तो ये जिस तरह से हम देखते जा रहे हैं, चेन पे चेन बनती जा रही है, और उन सब के बीच ये फैसला कितना घातक हो सकता है, जिस पर हम बात कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ सीमा त्यागी जी भी जुड़ गई। सीमा त्यागी जी, मनीष शर्मा को आपने सुना, पीके श्रीवास्तव ने भी अपनी बात रखी कि स्कूल चाहते हैं भाई 12 महीने की फीस हमको मिलनी चाहिए। क्या एक दबाव बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है जिसके मातहत ये स्कूल खोले जा रहे हैं? और दूसरी चीज़ है जो बार बार मैंने आपसे भी कही, हम ऑनलाइन व्यवस्था को बेहतर क्यों नहीं कर सकते? ऑनलाइन व्यवस्था को, जब तक कोरोना है तब तक ऑनलाइन व्यवस्था को भी बेहतर किया जा रहा है, ऑफलाइन की क्या जरूरत महसूस हो रही है ऐसी? बिल्कुल, मनीष भाई ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है, और अभी आपने जो खबर सुनाई उस पर बोले बगैर नहीं रुका जा रहा। सूबा खाली बोल ही नहीं रहा, सूबा चीख रहा है, सूबा रो रहा है, और सूबा विधानसभा के सामने जल रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। और हर एक मुद्दे पर ऐसा ही हो रहा है। शिक्षा के मुद्दे की अगर हम बात करें कि स्कूल खोलने का डिसीजन सरकार कितनी जल्दी लेकर बैठ गई, और पिछले 6 महीने से जिस बात के लिए कानपुर, लखनऊ से गाजियाबाद सब लेकर पूरा सूबा सड़कों पर चीख रहा था, भूख हड़ताल कर रहा था, उस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई। असल बात क्या है, क्योंकि पेरेंट्स ने मना कर दिया कि बंद स्कूलों की फीस किस लिए दें। पेरेंट्स ने कहा जब स्कूल बंद है तो फीस किस बात की दें। और अभी मनीष भाई कह रहे थे कि क्यों जल्दी है। हम सब समझते हैं मनीष भाई, आप भी समझते हैं, मैं भी समझती हूँ कि जल्दी इसलिए है क्योंकि आपस में साठगांठ बहुत जबरदस्त है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आदमी की जान की कीमत नहीं है। कोरोना से 1 लाख से ऊपर लोग मर चुके हैं। क्या किसी को देखा एक बार भी ये बात करते हुए कि कितने अफसोस की बात है कि हमारे देश में कोरोना से इतनी मौतें हो गई, और कह रहे हैं कोरोना के साथ जीना सीखो, कोरोना के साथ जीना सीखो। क्या WHO ने गाइडलाइन दे दी कि बच्चों को कोई खतरा नहीं है अब कोरोना से? आप किसकी मानते हैं? आप WHO की नहीं मानी आपने, या तो WHO गाइडलाइन जारी कर देता कि कोरोना से बच्चों को खतरा नहीं है, स्कूल खोल दिया जाए। बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर्स चैनल्स पर बैठकर कह रहे हैं, एम्स के डॉक्टर्स ने क्लियर कट कहा है कि अभी स्कूल खोलने का डिसीजन नहीं लिया जाए। उसके बाद भी आप डिसीजन ले रहे हैं, और आप सर्विस पेरेंट्स को दे रहे हैं। अगर मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चे को स्कूल भेजूं, तो आप स्कूल खोल क्यों रहे हैं? और रही बात कि स्कूल कैसा प्रेशर बना रहे हैं स्कूल खोलने का, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताती हूँ स्कूल कैसे प्रेशर बना रहे हैं। CBSE बोर्ड के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, और CBSE ने इस बार गाइडलाइन जारी की है कि हार्ड कॉपी में LOC की CBSE को नहीं भेजनी, और ना ही पेरेंट्स के सिग्नेचर रिक्वायर्ड है, ना ही स्टूडेंट के सिग्नेचर रिक्वायर्ड है। लेकिन सारे प्राइवेट स्कूल LOC पे सिग्नेचर करने के बहाने बच्चों को स्कूल बुला रहे हैं, पेरेंट्स को स्कूल बुला रहे हैं, जबकि CBSE ने गाइडलाइन दी है कि कोई सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, आप डिजिटल उस पूरी LOC को अपलोड कर दीजिए हमारी मेल पर। दूसरी चीज, कुछ स्कूलों ने क्या किया कि LOC पर बच्चे का फोटो लगेगा जी, और वो फोटो स्कूल की यूनिफॉर्म में ही लगेगा। तो जिन्होंने अपने बच्चे के नए एडमिशन कराए थे एक स्कूल से चेंज करके 9th में, उन्होंने अभी यूनिफॉर्म नहीं खरीदी थी, तो उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया कि LOC पे फोटो यूनिफॉर्म वाला ही लगेगा। तो वो बेचारे पेरेंट्स 2500 रुपए की यूनिफॉर्म खरीद के लाए, फोटो खिंचवाया और तब भेजा, जबकि CBSE की कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप उसमें यूनिफॉर्म की फोटो लगाएं। दूसरी चीज, आप क्या प्रेशर बना रहे हैं बच्चों के ऊपर? आप सोचिए, अभी मेरे साथ जो मेरी बहन बैठी है उन्होंने कहा कि स्कूलों के ऊपर बहुत लोड है, और वाकई इस सब चीज का जो प्रेशर है वो स्कूल पे पड़ रहा है। स्कूल को एक्स्ट्रा सैनिटाइजर मेंटेन करना पड़ रहा है, स्कूल को एक्स्ट्रा सफाई कर्मी रखने पड़ रहे हैं, और तो और मैं तो ये कहूंगी स्कूल को एक्स्ट्रा टीचर्स भी हायर करने पड़ेंगे अगर इस SOP को पूरी फॉलो करेंगे तो उसका खर्चा कहाँ जाएगा? अल्टीमेटली वो पेरेंट्स पे बोझ नहीं पड़ेगा क्या? दूसरी बात, आपने कह दिया कि अधिकारी जो है इंस्पेक्शन के लिए भेज दिए। मैं एक गाजियाबाद जिले की ही बात करूं, मोर देन 200 ICSE CBSE बोर्ड के स्कूल हैं, सरकारी तो अलग है,
तो और अधिकारी कितने हैं? वो अधिकारी जो ऑलरेडी हैं प्रशासन, उनसे नॉर्मल कोरोना के केस तो संभल नहीं रहे। नॉर्मल कोरोना के केस में तो सही ट्रीटमेंट मिल नहीं पा रहा, उनको तो टाइम पे एम्बुलेंस पहुंच नहीं पा रही। तो क्या सारा प्रशासन निकल के भी अगर स्कूलों के आसपास लग जाएगा तो क्या इतना प्रशासन है आपके पास? क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? इसके बजाय अगर आप कोई योजना ऐसी लाते कि सूबे के जिन 56% बच्चों के पास ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा नहीं है, आप कोई फंड ऐसा जनरेट करते, कोई ऐसी स्कीम निकालते कि उन बच्चों को ऑनलाइन की सुविधा आप प्रोवाइड कराते। और क्योंकि इस कोरोना का पता नहीं कब जाएगा, कुछ नहीं पता, तो ऑनलाइन क्लासेस तो चलनी ही है, तो आप ऑनलाइन से ही पढ़ाई चलते रहते। दूसरे टीचर के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि जो टीचर 9th को पढ़ा रहा है, ऐसा तो नहीं है वो 9th को ही पढ़ाता है, वो 8th की भी क्लास लेता है, 7th की भी लेता है, 10th की भी लेता है। तो वो टीचर बेचारा सुबह से लेकर और 3 बजे तक तो स्कूल में 9th-10th को पढ़ाएगा, और घर जाकर, क्योंकि 8 तक स्कूल खुले नहीं है। ठीक, एक दर्शक जुड़ गए, मैं आऊंगा सीमा त्यागी जी आपके पास। पूर्णिमा सिंह लखनऊ से इस बीच एक दर्शक है। पूर्णिमा सिंह जी अपनी बात को रखें। हाँ, मैं परिपूर्णा सिंह बोल रही हूँ, मैं इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। अभी आपके प्रोग्राम में एक सीमा त्यागी जी बता रही हैं कि कोरोना का केस बढ़ रहा है, वही अभिभावक थी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिन लोगों को ऐसा डर लग रहा है वो स्कूल बिल्कुल ना अपने बच्चों को भेजें, है ना? हेलो। हाँ सीमा त्यागी जी बोलिए। माफ कीजिएगा, पूर्णिमा जी बोलिए। मैं परिपूर्णा सिंह बोल रही हूँ और लखनऊ में एक इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? पूर्णिमा आप कह रही स्कूल ना भेजे, भाई माँ बाप को तो बच्चे का डर है ना। तो खुला है सर, ऑप्शन इज ऑलरेडी ओपन, हम ऑनलाइन भी उन लोगों को अवेलेबल करा रहे हैं। और लेकिन इस कोरोना के साथ हम लोगों को अपने बच्चों को ट्रेन करना पड़ेगा। हम डर की वजह से घर में नहीं बैठ सकते हैं कि हम डर की वजह से घर में बैठ गए। अब अनलॉक 5 शुरू हो चुका है, बच्चे हमारे पूरी तरीके से ट्रेंड है, सब चीज जान रहे हैं कि हाँ इससे हम कैसे बच सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग है, फेस मास्क है, सैनिटाइजर है, हैंड वॉश है। अगर बच्चे ट्रेन नहीं होंगे तो फिर तो घर में ही बैठे रह जाएंगे पूरा उनका। अपर्णा जी मेरी आवाज आप तक, आप भी लाइन पे बने रहिए। सीमा त्यागी जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अपर्णा त्यागी जी, अपर्णा एक दर्शक जुड़ी हुई हमारे साथ, प्रिंसिपल है स्कूल की। सीमा त्यागी, आपसे सवाल उनका है कि उनका कहना है साफ तौर पे कि अगर जिन माँ बापों को डर है इस कोरोना का, तो वो अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें। क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम। मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि जब स्कूल कह रहे हैं जी प्रैक्टिकल होंगे बोर्ड के, स्कूल कह रहे हैं जी इंटरनल एग्जाम लिए जाएंगे, स्कूल कह रहे हैं जी, कुछ स्कूलों ने अपनी डेट शीट भी भेज दी कि इस डेट से इस डेट तक आपके हाफ ईयरली एग्जाम है। और अगर स्कूल में, मुझे एक चीज ये पूछनी है मैडम से कि अगर स्कूल की सारी तैयारी है, सब कुछ है, आप बिल्कुल ये कहने को तैयार हैं कि आप कोरोना प्रूफ है पूरा प्रीमाइसिस, तो आप कंसर्न लेटर पेरेंट्स से क्यों मांग रहे हैं? आप कंसर्न लेटर देखिए आरएस जी, मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगी। आरएस जी कहते हैं कि बातों से ही समस्या का समाधान निकल के आता है। कहीं ना कहीं हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम पे ही फोकस कर रहे हैं और समाधान पे हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि एजुकेशन नीड्स टू थ्राइव, एजुकेशन नीड्स टू सर्वाइव। यानी कि जो बच्चे हैं उनका जीवन तो हमें सुरक्षित रखना भी है, साथ ही साथ उनका भविष्य भी सुरक्षित रखना है। तो मुझे लगता है कि आपसी सूझबूझ से एक बीच का हम रास्ता निकालें। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो स्कूल्स हैं उनके सामने चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, तो उन चैलेंजेस को वो ओवरकम करें और प्रॉपर फैसिलिटीज, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज, रेसिडेंट डॉक्टर हो गए और प्रॉपर बजट का एलोकेशन करा जाए। साथ ही साथ देखिए कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनकी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस होंगी, तो इस तरह के बच्चों के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं, स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं या जो भी मैनेजमेंट है, वो कुछ स्पेशल फैसिलिटीज या उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो है वो उनको प्रोवाइड करे। तो ये सारी चीजें जो है इसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है और आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। इसका राजनीतिकरण, ठीक है, नंदी जी कह रही है आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, मनीष शर्मा जी जल्दी से कम शब्दों में क्या कहेंगे आप? वक्त की कमी है। जो है हमने उसका सपोर्ट लिया है महामारी के दौरान, तो हम क्यों नहीं एक ब्लेंडेड अप्रोच? जल्दी से मनीष शर्मा जी क्या कहेंगे? जल्दी से कम शब्दों में। दोनों को साथ में लेके चलें। जो बच्चे मनीष शर्मा जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए। आरिश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, स्कूल अगर कोई भी सुविधा लागू करेंगे तो पैसा किससे मांगेंगे? पेरेंट्स से। और पेरेंट्स लगातार पीछे से एक ही आवाज कर रहा है। हम कह रहे हैं, एक ही चीज तो कह रहे हैं कि पेरेंट्स पीछे से मांग कर रहा है कि राहत दे दो। राहत नहीं मिली। जब लॉकडाउन लगाया गया तब भी देश तैयार नहीं था। आज जब खोला जा रहा है तब भी पेरेंट्स तैयार नहीं है, अभी तैयार नहीं है। सीधी सी बात है। लेकिन ये बात भी मैडम जो कह रही है की जरूरत है ना भाई साहब। आप सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोच रहे, उन टीचर्स के बच्चों के बारे में भी सोचिए। जल्दी से आप क्या कहेंगे? मैंने सुन लिया मनीष शर्मा जी, आपको नंदी पाठक जी आपकी बात आ गई। पीके शर्मा जी जल्दी से, कम शब्दों में, काफी देर से बैठे हो पीके शर्मा जी। पीके श्रीवास्तव जी बोलिए। ठीक है, पीके श्रीवास्तव जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल वक्त की कमी है। आपने सुना तमाम जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए अपनी अपनी राय है। बीच का रास्ता निकालने की नंदी पाठक जी ने बात कही कि बीच का रास्ता निकालने की भी कोशिश करी। के शोषण करने के लिए और तानाशाही मनमानी करने के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं और अभिभावकों के हितों के लिए कोई मतलब नहीं। उनको 12 महीने की फीस वसूलनी है, इसलिए ठीक है। तो पीके श्रीवास्तव जी का कहना है कि फीस वसूलनी, इसलिए दबाव बनाने की कोशिश की गई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का, बहुत बहुत शुक्रिया सुबह बोलेगा में हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। सीमा त्यागी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नंदी पाठक जी आपका, पीके श्रीवास्तव जी आपका, मनीष शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फैसला फिलहाल सरकार ने ले लिया है, गाइडलाइन जारी कर दी है। ये गाइडलाइन कितना फॉलो की जाएगी, प्राइवेट स्कूलों की बात करें या फिर सरकारी स्कूलों की बात करें, ये देखने वाली बात होगी। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।